बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है वफाकी वज़ीर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ अली अमीन गंडापुर साहब, और इनको हमने आज जहमत दी है कि अहम तरीन इजलास जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुलवाया था, और उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। उस इजलास में सियासतदानों की उस बैठक में अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वफाकी वज़ीर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तौर पे मौजूद थे। उसमें और कौन कौन से सियासी रहनुमा थे वो भी हम आपको बताएंगे, और उस मीटिंग का अहवाल जो है वो भी आपसे कहेंगे, क्योंकि आखिर क्या वजह हुई कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इतनी अहम तरीन बैठक हुई, इत्तेफाक हुआ गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से मुताल्लिक़, और जो एक दुश्मन का नैरेटिव था, दुश्मन का पूरा एक प्रोजेक्ट था गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से मुताल्लिक़, उसको सबोटाज करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने ये रंग में भंग क्यों डाला। और उस मुलाकात में सियासतदानों की तरफ से, उन सियासतदानों की तरफ से जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, जनाब अफवाज पाकिस्तान ने ये कर दिया, आर्मी चीफ ने ये कर दिया, DGISI ने ये कर दिया, तो उस इजलास में, उस बैठक में सियासतदानों के क्या सवालात थे, क्या सियासी सवालात भी थे या सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद रहे, ये सारी चीज़ें जनाब हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि इस इजलास का बुनियादी मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो बुनियादी मकसद था बेसिकली वो था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्लाहात, और ये जो है हम इस पे जब से हमारी गवर्नमेंट बनी और मैंने जब हल्फ लिया तो उसी अक्टूबर में ही 2018 में मैं कैबिनेट में लेके गया कि GB को जो है वो प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, और वो जो है वो बेसिकली सरताज अजीज़ की एक कमेटी थी जो उसकी रिपोर्ट थी उसके हवाले से था, और वो उन लोगों का जाहिर बात है एक बहुत ही पॉपुलर उनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि दुश्मन वहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है वहाँ पे नेशनलिस्ट और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने और प्रोवोक करने का, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो वहाँ पे जब वो गया तो उसमें यही फैसला हुआ कि फॉरेन ऑफिस, अदर स्टेक होल्डर्स, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, AJK सबको बिठा के और इस चीज़ को देख कर कि हमारा जो कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टांस है UNSC में, उस सारे को देख कर इसके ऊपर फिर मज़ीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और 2017 में वैसे वहाँ पर GB की जो असम्बली थी उसने भी मुतफ़िका तौर पे, ये नून लीग की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, इसको मंजूर किया था कि इसको बनाया जाए। तो उसके बाद फिर हमने इस पर काफ़ी मीटिंग्स की और काफ़ी हम इस पर काम करते रहे, और काफ़ी थारोली हमने जो है इस चीज़ को देखा कि UNSC में जो हमारा स्टांस है ऑन कश्मीर। तो आखिर में ये हुआ कि उसमें ये फैसला हुआ कि उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे स्टांस को, कश्मीर के स्टांस को, इससे कि हम प्रोविजनल स्टेटस देते हैं तो उसके लिए अब इसको कर दिया जाए। तो उस हवाले से फिर ये एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो पहली बात यही की कि जी देखें ये हमारा। अच्छा, पहले मैं ज़रा शुरका को बता दूं, जरा नाजरीन को बता दूं कि शुरका कौन कौन थे जी। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे, अमीर जमात इस्लामी जो कि सेनेटर भी हैं सिराजुल हक साहब थे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, एहसन इकबाल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद, शेख रशीद अहमद, मौलाना असद महमूद साहब जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं, बतौर पार्लिमानी लीडर के गए हुए थे। शेख रशीद अहमद साहब पार्टी सरबराह हैं, अपनी जमात के सरबराह हैं। तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। अमीर हैदर होती अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। फ़रोग नसीम साहब बतौर वफाकी वज़ीर कानून मौजूद थे और MQM की नुमाइंदगी। शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे। शेरी रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सादिक संजरानी साहब ये थे जनाब चेयरमैन सेनेट के तौर पे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी रहनुमा हैं। असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली। शाह जैन बुगटी जनाब जमहूरी वतन पार्टी, अकबर बुगटी साहब के पोते हैं। खालिद मक्सी साहब बलोचिस्तान से थे। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे सामने बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और सबसे अहम चीज़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब मौजूद थे।
सेनेटर काकड़ साहब मौजूद थे और गौस बख्श मेहर साहब मौजूद थे। ये तमाम शुरका थे। तो जनाब सबसे पहले और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे। MQM की नुमाइंदगी के लिए खालिद महमूद सिद्दीकी साहब खुद मौजूद थे। खालिद हमारे फरोग मकबूल नसीम जो सिद्दीकी हैं- साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे जी, मुतहिदा कौमी मूवमेंट के तौर पे, और बतौर वजीर कानून फरोग नसीम साहब थे। ये तसी कर दी। और आगे और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी नहीं, वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं थे। और उसके बाद आते हैं जनाब, सर ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्या सवाल था, क्या जवाब था? पहले मैं वैसे एक बात इससे पहले करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे चूँकि मेरी मिनिस्ट्री ऐसी है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी मसाइल हैं, जो स्टेटस है आपको पता है AJK का और GB का, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं इस तरह की, लेकिन हम उसको पब्लिक नहीं करते। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी हेड से पार्टी basically। हेड से, यस। और उसमें चूँकि अभी पब्लिक हो गई है और इस पर बातचीत शुरू हो गई है, तो कौम को बताना ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो अपनी स्पीच के अंदर मैं एक फ़ौजी का बेटा भी हूँ, फ़ौजी का भाई भी हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि एक फ़ौजी का बाप भी बनूँ, तो उसमें जो उसने गलत तरीके से इस चीज़ को जो पेश किया है, तो मैं अब चाहता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर पे कौम को बताया जाए। इसमें चीफ साहब ने आते ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की कि फ़ौज भी अपने मादी से काफ़ी चीज़ें सीख चुकी है और हमें कोई शौक़ नहीं है इस चीज़ का कि हम पॉलिटिकल फैसलों में बैठें, लेकिन हमारी मजबूरी इसलिए बन जाती है कि आप लोग आपस में नहीं बैठते, और मसाइल का हल भी ज़रूरी है कुछ ऐसे इशूज़ का कि जिनसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत ज़्यादा। तो उसके में ये बात यहीं से ही शुरू हुई और बेसिकली यही हुआ कि जी ये GB का ये हमारा है, और उसमें तमाम से राय ली गई, फॉरेन ऑफिस से, PM AJK से, लॉ मिनिस्टर से, कि हमारा UNSC में इससे कश्मीर कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और प्रोविजनल इसको हम कर सकते हैं। अब बाकी उन्होंने कहा कि आप टाइम लाइन इसकी और बाकी चीज़ें आप खुद बैठ के कर लें, आप नहीं करना है और आप कर लें इसको। फिर उसके बाद आप जो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने ही बात की। शहबाज शरीफ साहब का पहला सवाल, चूंकि आपने नवाज शरीफ साहब का तस्करा किया, शहबाज शरीफ साहब की क्या गिले शिकवे थे? शहबाज शरीफ साहब से जो बात की, मुझे पता था कि उन्होंने यही बात करी, क्योंकि GB में इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है और वहाँ पे इलेक्शन अभी हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई पार्टी से फ़ायदा ले सकती है इसको अनाउंस करने से। और उस पर फिर मैंने जवाब दिया कि देखें जी, वैसे भी हमेशा वहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट जो भी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है, और इस तरह नहीं बनती है। 2008 में इनका एक MLA था, फिर 2013 में फिर पीपल्स पार्टी का एक MLA था, ऐसे हुकूमत होती है, कमोबेश वही आज़ाद। तो मैंने उनको ये कहा कि आप ये समझें इस बात को कि चूंकि हमने इसको जॉइंटली करना है, सबने मिलकर करना है, तो मेरे ख्याल में तो आपको ज़्यादा फायदा है इससे कि ये जो उनका सबसे बड़ी डिमांड है GB के लोगों की, वो यही है कि ये उनको स्टेटस मिल जाए। स्टेटस जब मिल जाएगा तो लोग शायद वोट का शायद नया कोई नज़रिया लेकर और वोट पोल करें। तो हमें तो इससे कोई, मैंने कहा वो एतराज़ नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि, लेकिन लेट से मैंने उनको ये कहा कि लेट करने में इसको पहले ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, और जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह इंडिया हमारे अंदर उधर कोशिश कर रहा है उधर हमें डिसिविलाइज करने की, वहाँ पर बंदे भी पकड़े गए, उसको फ़ायदा होगा। पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। एज मिनिस्टर उनको ये अपना कंसर्न शो किया, तो बस इस तरह फिर डिबेट शुरू हो गई, सबने अपने अपने। शहबाज शरीफ साहब कंसर्न थे कि जनाब ये कल्चर कैसा है? जी जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस चीज़ पे कंसर्न थे। फिर उसके बाद वो जो है दोबारा इस पे कंसर्न थे जी के लिए मदाखलत होती है। बिलावल भी इस बात पे आ रहा था जी कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। तो मैंने बड़ा क्लियरली बोला कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, एज मिनिस्टर मेरा काम नहीं है इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन कैमरे भी लगाने को मैं तैयार हूँ कम अज़ कम। हम इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के हक में हैं। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप पहले GB के ऊपर ही फ़ौरन कमेटी बना के बैठ जाएं और पहले इस इलेक्शन के लिए कोई रिफॉर्म्स कर लें, और साथ ही पाकिस्तान के लिए भी कर लें कि 70 से हम सुन रहे हैं जो भी हारता है वो यही कहता है कि जी धांधली हुई है। और आज जो PTI के खिलाफ ये धांधली का कह रहे हैं, इन्हीं पार्टियों ने एड्स पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं। आपके हिस्ट्री पढ़ी है, रिकॉर्ड पढ़ा है, एड्स पर भी लगाए हैं इल्ज़ाम। इवन 2013 में हमने धरना दिया, लेकिन कम अज़ कम सब ने कहा कि जी धांधली हुई है, तो इससे आप जान छुड़ाएं। तो इस बातचीत के अंदर फिर जो है वो बिलावल साहब जो है वो पहले भी उन्होंने, बिलावल साहब ने बड़ा डर्टी प्ले किया। मैं कौन को बताना चाहता हूँ ये बात कि जब पहले ये बातचीत हो रही थी, हम ये कर रहे थे, तो बिलावल ने एक बयान दिया कि जी ये सौदा हो रहा है कश्मीर का, और बड़ी घटिया बात थी। कश्मीर का सौदा कोई भी पाकिस्तानी नहीं कर सकता, और न ही हमारी अफवाज और हमारी कौम किसी को छोड़ेगी इस बात पे कि वो कश्मीर का सौदा करे। डर्टी पॉलिटिक्स की वहाँ पर। उधर भी ये बातें उसने शुरू कर दी कि जी बाद में कर लें, मतलब मुल्क की परवाह इनको नहीं है। उसी दिन आपको पता है फेटअप वाला बिल भी था, उस पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी चोरियां बचाने के लिए कहा कि जी ये तरमीम ले आए आप। इनको पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने से ज़्यादा अजीज था कि हमारी चोरियां और चोरी का पैसा बच जाए।
तो ये पूरी कौम को जानना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने जो फिर ये डिबेट शुरू कर दी बीच में कि जी इलेक्शन में फ़ौज जो है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उस दिन जो नवाज शरीफ ने भी उधर फ़ौज का नाम लिया, इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, नैब का नाम लिया इसका अपनी मतलब तकरीर में। मैं इससे भी आता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को इस मीटिंग की ज़ाहिर मंदरजात उनको बताए होंगे उनके रहनुमाओं ने। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने सिंध में धांधली का, इलेक्शन में धांधली का कहा, उसमें आर्मी चीफ ने उनको कुछ चैलेंज किया था। नहीं, उसमें ऐसे हुआ कि उन्होंने बेसिकली बात की पाकिस्तान में धांधली की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि हमारा तो इसमें काम है नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, और नहीं इलेक्शन कमीशन हमने लगाया और नहीं हमारा उसमें काम होता है, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बुलाया जाता है आर्मी को। और वो इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे भी प्रेसिडेंट मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर कि जिसका पोलिंग स्ट्रांग होता है तो वो अगले के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल देता है। तो आर्मी सिर्फ होती है अंदर या बाहर इसलिए होती है सिर्फ कि वो सिक्योरिटी को इंश्योर करे। बाकी उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जहाँ तक मैं आर्मी चीफ ये कहता हूँ कि अगर धांधली की बात आप कर रहे हैं तो धांधली अगर 2018 में, मैं नहीं कहता मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं हुई होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 2013 और 8 और 2 और इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं उनसे कम ही हुई होगी। और ये भी साहब मैं कहता हूँ आपको कि आप जो बातें कर रहे हैं कि जितनी धांधली अगर हुई भी है तो मेरे ख्याल में सिंध में ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि वहाँ पे आप जिस तरीके से मशीनरी को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से आप इंटीरियर सिंध में करते हैं और धमकियाँ देते हैं वहाँ पे खड़े होकर सरकारी लोग के जी वोट ना दिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस पर उन्होंने क्लियर किया ये चीज़ को कि बेसिकली सुराख आपकी कमीज़ों में भी बहुत ज़्यादा है। आप जो बातें यहाँ पे बैठे करते हैं उन बातों पर आप गुरेज करें, और फिर जो उसके बाद शलवार की क्या बात की, मतलब कमीज में वो जो नहीं कहा वो मैं कह रहा हूँ, इन अदर वर्ड ये था कि हर एक की कमीज में सुराख है यहाँ पर। तो आप जो बातें कर रहे हो इकट्ठे आज बैठ के एक आपने अपना अलायंस बनाया हुआ है, तो मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उस अलायंस में आप ये देखें कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर धांधली के। अच्छा, एक तो आपने इकट्ठे बैठे रहे, एक चीज आर्मी चीफ ने चैलेंज किया इन सबको, चैलेंज नहीं किया उन्होंने, एक बात की, एक राय दी। नहीं मैं बताता हूँ ना कि उन्होंने ये कहा कि 2002 के इंतखाबात उठा लें, 8 के, 13 के, 18 के, धांधली अगर हुई भी होगी तो सबसे कम इसमें निकलेगी। उससे पहले एक दूसरे पे आप इल्जामात लगा चुके हैं, और सिंध में भी उन्होंने कहा कि धांधली हुई होगी, अगर हुई भी होगी ना अगर तो सबसे ज्यादा फिर भी सिंध में इसलिए हुई होगी कि सिंध में जो आपने निजाम बनाया हुआ है वो इस तरह का अभी भी टीयर सिंध में है कि वहां इसमें बिलावल ने, शेरी रहमान साहिबा ने और इन लोगों ने कोई काउंटर आर्गू नहीं किया। नहीं, काउंटर आर्गू क्या करना था, उनको पता है अपनी रियलिटी का, उनको पता है अपने गिरबान में झांका हुआ है, उनको पता नहीं है इस बात का कि उनका क्या पीछे रिकॉर्ड रहा है। अब मैं ये हैरान हूं कि बिलावल क्या बात करेगा, बिलावल ने साथ बिठाया हुआ है शहबाज शरीफ को। अब मैं नई चीजें आ रही हैं, हाँ, अब मजे की बात है नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि अभी जब से इनका हुआ है अलायंस तो बहुत से, मैं उस दिन एक मैं क्लिप देख रहा था, एक स्पीच सुन रहा था नवाज शरीफ, इसमें वो कह रहा है, भुट्टो साहब को भी कह रहा है कि नकली शहीद, स्पीच में कह रहा है कि नकली शहीद जो है भुट्टो, इसने इक़्तिदार के लिए मुल्क को बेच दिया, एक और मुल्क को तोड़ दिया। एक और भी तस्करा हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के बारे में आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप तो कहते थे कि मैं गला फाड़ूंगा, और गला फाड़ ने इस तरह कंफर्म नहीं किया उन्हें, जो बात आपके पास आई सियासी बयान जो होते हैं, हाँ, उसमें यह हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बोला कि जी देखिए आज हम असेंबली में नहीं थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बोला कि जी गवाल मंडी में रह रहा था नवाज शरीफ, और वो जो है इसाक डार का जो है बाप की साइकिल की दुकान थी, तो इस पे उन्होंने ये कहा, आर्मी चीफ ने ये कहा कि देखिए जी आपका पर्सनल मसाइल है, ये कल्चर आपने खुद बनाया हुआ है, आपने भी तो इसके बारे में ये कहा कि जी घसीटूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, पेट से पैसे निकाल के जो है आपके बच्चों में बांटूंगा। उधर उन्होंने आपके बारे में कहा कि जी ये चोर हैं, ये इंटरनेशनल चोर हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता, कभी मोदी के यार हैं। कहते ये कल्चर आपका बनाया हुआ है, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते कुछ बोलने से, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमारा तो ये काम नहीं है कि हम किसी को मना करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो कोई बात करता है तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को भी देखें कि आप क्या बयान देते रहे हैं। तो इस पर फिर शहबाज शरीफ जो है ना वो बड़े चैंपियन बन रहे थे और कह रहे थे जी के उन्होंने कहा कि मैंने जी पब्लिकली चौंकिया माफी मांगी है इसकी, तो इसलिए इसको तस्करा ना किया जाए। तो फिर आर्मी चीफ ने अच्छा पॉइंट कहा, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने कहा कि मैं तो CCPO को नहीं जानता हूँ लाहौर को, तो अगर आपने माफी पब्लिकली मांग ली है तो उस बेचारे ने भी मांग ली है, तो उसको भी फिर उसकी माफी भी कबूल कर लें कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको बार बार कह रहे हैं, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी उसने एक बात कर दी है, तो फिर माफी दो राय तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, उसकी भी आप कबूल कर लें।
तो इस तरह की एक डिबेट शुरू थी। लेकिन उसमें असल बात जो है वो ये है कि आप ये देखें कि इन लोगों ने इससे पहले क्या किया। मौलाना फजल रहमान दोनों के साथ रहा, दोनों के खिलाफ बोलता रहा, और जब भी कोई हुकूमत आई साथ बैठ भी गया उसके। ये क्या करते रहे। अब बेनज़ीर की पिक्चर्स, बिलावल की माँ की पिक्चर्स फेंकी इन्होंने जहाज़ों से। नकली भुट्टो की तकरीब मैंने कल ही सुनी है ये वाली। अच्छा, एक और ये बात स्पीच मैंने कल सुनी है, मेरी बड़ी अमेजिंग थी, पहले नहीं थी मेरे पास। कल मैंने सुनी कि नवाज शरीफ कह रहा है कि नकली भुट्टो ने अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को तोड़ दिया। साथ उसने ये कहा कि बेनज़ीर ने जब इंडिया टूट रहा था तो उस वक्त मेरे सामने माना कि जी मैंने ही सारे उनको रिकॉर्ड दिए और उसमें सिखों के नाम दिए। एहसन इकबाल साहब भी बाहर तो बहुत फौज पे तनकीद करते हैं, आर्मी चीफ को, ये वो, तो वहां पे क्या इनका था, सवालात क्या थे, क्या एटीट्यूड था? एहसन इकबाल साहब भी कुछ बोल तो रहे थे। असल में मैं तो बड़ा फोकस्ड आदमी हूँ, मैं तो उस बात पे ज़्यादा फोकस था कि जो असल हमारा नेशनल मसला है, नेशनल इंटरेस्ट हमारा है, उस पर बातचीत। तो बीच में इन्होंने ये वाली बातें शुरू कर दी, तो वो भी अपनी यही वाली कोई राइट लेफ्ट मार रहा था, ऐसी कोई खास बात उसने की नहीं है। ये बातें जो करते हैं ना इधर बैठ के आपके सामने, फिर बहुत से फोरम पे ये बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जिस हालात में फिर रहे हैं इस वक्त को, जिस तरीके से उस नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाए। पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म की शिकायतें भी लगाई हैं उधर। वज़ीर आज़म ने क्या शिकायत लगाई, वज़ीर आज़म ने क्या किया इनके साथ? जो केस बने हुए हैं पहले के बने हुए हैं, एक उससे इन्होंने बनाए हैं। वज़ीर आज़म की शिकायत किसने लगाई? क्या चीफ वज़ीर आज़म तो मतलब देखिए, एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ सब है, तो क्लियर है। वजह क्या है कि इमरान खान एक बात कहता है कि मेरी जान भी चली जाए हुकूमत नहीं, मैं इनका एहतसाब जरूर करूंगा। अब आप ये मुझे बताएं कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया था इस इलेक्शन किया 2018 का? नहीं। क्या चेयरमैन हमने लगाया है? नहीं। क्या आर्मी चीफ हमने लगाया है उस वक्त? नहीं। अब बात यह है क्या चीफ जस्टिस हम लगाते हैं? नहीं। अब नवाज शरीफ ने जो मोदी के एजेंडे पे बैठकर उस दिन हमारे इन चारों इदारों को क्वेश्चन मार्क किया। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है, अब मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूं और पूरी कौम से कहता हूं कि पूरी कौम डिमांड करे कि ये खुद कन्फ्रंट करें अब ये इदारे नवाज शरीफ को कि बताओ तुम कह रहे हो कि इमरान खान से नहीं, उससे मुकाबला है, जो लाया है उसको कौन लाया है, नाम लो उसका, और अगर नाम नहीं लेते हो इसकी सजा होनी चाहिए। और अगर वो कहता है किसी भी इदारे का इल्ज़ाम लगाता है तो वो लोग पहले तो हम लाए नहीं हैं, और उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाता है और एक ऐसे नेशनल इदारे को कि इंटीग्रिटी को ऑन स्टेक करता है पूरी दुनिया में, सवाल निशान आता है। इस पे आज इंडिया की मीडिया जो है बैठ के उसके ऊपर खुशियां मना रहा है, तो इस पे सजा इसको होनी चाहिए और इस पे सवाल उठना चाहिए। और मैं एक और भी डिमांड करता हूं कि जिस तरह रेप के बारे में आज भी हम कानून ला रहे हैं कि रेप के बारे में कहते हैं फांसी होनी चाहिए, तो मैं कौम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों ने हमारे मुल्क के साथ रेप किया है, इसके लिए भी ऐसी ही कैंपेन चलाएं लोगों के खिलाफ, और ये जो मुल्क के साथ रेप करने वाले लोग हैं इनको भी फांसी देनी चाहिए। सवाल करना चाह रहे हैं चौधरी साहब, आए। अली अमीन गंडापुर साहब, आप ये फरमाएं कि ये जो मीटिंग हुई है, आपका मकसद वहाँ था कि गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस जो है उनके लोगों को जो काबिल कबूल है उनको प्रोविजनली प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाए। प्रोविजनल उसकी बजाय एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ब्रीफिंग हुआ ये है कि उन्होंने एक फोरम बनाया और उसका मैसेज ये गया है जो कि दुश्मन कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज पर ऑल पार्टीज ने, पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशन ने हमला कर दिया है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं जी मैंने नवाज शरीफ को कोई मशवरा नहीं दिया, जो उन्होंने अपना बयानिया बनाया है उनसे पूछे, नंबर एक। और जब मरियम औरंगजेब के जरिए उनको चिट्ठी दी गई शहबाज शरीफ को कि आप ये बातें करें इन द लाइट ऑफ नवाज शरीफ स्पीच, तो उन्होंने वो चिट्ठी जो है वो पढ़े बगैर उल्टी करके रख दी। तो वहां गंद तो बहुत पड़ गया इनका, लेकिन इनको ये जुर्रत और हिम्मत क्यों हुई है कि फौज पर हमला करें और इस्लामाबाद में सारे इकट्ठे हों, और 2 दिन पहले आपके साथ वो खाना खा के आए हैं। मैं अली अमीन गंडापुर, मेरी समझ से बाहर है, ये क्या हो रहा है? सर बिल्कुल, मैं ये बात आपकी बात की बिल्कुल तायीद करता हूँ कि ये जिस तरीके से हमारी अफवाज के ऊपर, हमारे इदारों के ऊपर जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, इनका एक एहसाब इस पे होना चाहिए और अब ये इदारों को कन्फ्रंट करना चाहिए। इमरान खान क्वेश्चन इनको क्या करेगा इस बात पे? ये अवाम और उससे पहले ये इदारे इसको बात को इन पे कन्फ्रंट करें कि बताओ कि तुमने अगर ये बात की है कि अदलिया आज़ाद नहीं है, किस बुनियाद पे की है? हमारी अदलिया को तुमने क्वेश्चन मार्क कर दी है। एक ऐसा दुश्मन जो हमारे साथ बैठा है इस वक्त, बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ आज तैयार बैठा हुआ है, उसको खुश करने के लिए तुमने ये बात अपनी अदलिया को तुमने क्वेश्चन पूरी दुनिया में किया है।
उसके बाद अपनी फौज को तूने क्वेश्चन मार्क कर दिया, अपने इलेक्शन कमीशन को तूने क्वेश्चन मार्क कर दिया, अपनी नैब को तूने क्वेश्चन मार्क कर दिया। किसके कहने पे? किसको खुश करने के लिए? और अपनी असलियत यह है, खुद मफरूर, कन्विक्टेड, भाई कन्विक्टेड, बेटी कन्विक्टेड, भतीजे मफरूर, बेटे मफरूर, दामाद मफरूर, पूरा खानदान टब्बर मफरूर है और कन्विक्ट हुआ पड़ा है। और जरा बातें इनकी आप देखें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं कौम से फिर एक डिमांड करता हूं कि रेप, जिन्होंने मुल्क का रेप किया है, जिस तरह हम लोग कानून ला रहे हैं कास्ट्रेशन का और फांसी का, ये जो किसी खातून, किसी बच्ची का, हमारी बहन बेटी का रेप करने पर, इस मुल्क का रेप करने वाले पर यही कानून लाना चाहिए और कौम को ऐसे ही खड़ा होना चाहिए जिस तरह कौम उसके लिए खड़ी है, क्योंकि ये हमारी माँ है, पाकिस्तान हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। जरा सुनाइएगा जी, बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? जहां तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक, उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं, हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात करें, सिक्योरिटी बात हमें ट्रायल करे अगर परवेज। अब जी इसका जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं शुक्र कि है मुझे हमने याद कोई आ सियासी गई है, गुफ्तगू मुझे बहुत सी नहीं बातें की। याद है, मेरा हाफजा अच्छा है। हाँ जी, ये बात इन्होंने यहाँ पे की जब इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए जीबी में, तो मैंने जवाब दिया उस वक्त फौरन कि जी मैं एज मिनिस्टर हाँ कि मेरा काम इलेक्शन कराना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आए बैठे इसके ऊपर, इवन कैमरे लगाने को भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि कैमरे पे फाइनेंशियल वो आएगा तो मुझे करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जो नहीं करता, तो मैंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन सर आप एक और बात सुन लें, इस बिलावल की कौम पूरी सुन ले कि इस बिलावल ने मेरे साथ में DGI बैठे हुए थे, इसने कहा कि मुझे आपसे नहीं इनसे गारंटी चाहिए कि इलेक्शन शफाफ होगा। जनरल फैज साहब जी इधर बैठ के क्या बातें कर रहा है, ये इनकी न कोई जबान है, न क्रेडिबिलिटी है, न इनका कोई ये मयार जरा है। बिलावल की दोबारा शॉर्ट सुनवाना जी, फिर जरा मैं आपसे दोबारा इसकी तस्दीक करता हूँ। जहां तक सियासी बात किसी फौजी की आदत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक, उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है। जो भी इस टेबल पे बैठे हैं, हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा। जी परवेज बात करें, सियासी बातों पे नहीं, परवेज साहब बात कोई करें, सियासी सिक्योरिटी इश्यूज पे बात हमें ट्रायल करे अगर परवेज। अच्छा जी, अब मैं आपसे, बिलावल कह रहे हैं कि हमारी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, आपके साथ DGI अगर मैं सही समझाऊं तो जनरल फैज हमीद साहब बैठे थे जी, आपने बिलावल भुट्टो को गारंटी दी, श्योरिटी दी कि जनाब मैं गारंटी देता हूं, कैमरे लगाने के लिए तैयार। कैमरे लगाने के लिए बाकी इलेक्शन कमीशन करेगा। बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि मुझे आपकी नहीं, आपके साथ जो बैठे हैं इनकी जनरल साहब की गारंटी कौन चाहिए। बैठा था? जनरल फैज साहब बैठे थे मेरे साथ, इधर बिलावल यहाँ था, मैं इधर मेरे साथ इधर लेफ्ट पे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा काम नहीं है। जनरल फैज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आपको चीफ साहब ने कहा है कि आप कमेटी बनाएं और उस कमेटी में रिफॉर्म्स करें, तो आप करें, हमारा क्या काम है? हमारा काम है सिक्योरिटी देना। अगर आप कहेंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे, अगर आप कहते हैं कि फौज ना हो, आप कर सकते हैं सिक्योरिटी, हमें खुशी होगी इस बात पे कि आप खुद करें इसको, और यहाँ पे बातें चेक करें आप इनकी। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको, बिलावल जो है जी वो जनरल फैज हमीद DGI अफवाज पाकिस्तान के 3 स्टार जर्नैल से गारंटी मांग रहे थे कि आपसे गारंटी चाहिए मुझे कि आप इलेक्शन शफाफ हमें देंगे। जी ये था बिल्कुल। तो शहरी रहमान साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुनवाइए, फिर और कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमने खुद जाके कोई मुलाकात नहीं की। फोन आया कि पार्लियामेंट की लीडर से मिलना है और कोई हसास मामला है, बताया गया गिलगित बल्तिस्तान, ऑब्वियसली कश्मीर गिलगित। मुझे तो कम से कम याद नहीं है, मेरा हाफजा शायद इतना नहीं कमजोर है, मैं 2-3 मिनट के लिए बाहर उठ के गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी तनकीद हुई हो। बेशक कुछ दाखिली मामलात पर खुद ही बेसाख्ता गुफ्तगू हुई हो, लेकिन हमने अपनी बात, पीपुल्स पार्टी ने अपनी बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली गिलगित बल्तिस्तान पर फोकस रखी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जाती मामलात पे अगर कोई खुद बेसाख्ता गुफ्तगू हुई हो तो हुई हो तो वो जाती मामलात पे गुफ्तगू किसने की? ख्वाजा आसिफ साहब ने की। जाती मामलात पे गुफ्तगू इन्होंने शुरू की, इन्होंने स्टार्ट लिया। सियासी गुफ्तगू भी इन्होंने शुरू की,
इन्होंने स्टार्ट लिया, जबकि चीफ ने एक बार नहीं मेरे ख्याल में 3 बार कम अज कम ये बोला कि जी हम भी माजी से बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हमें सिस्टम बुलाता है तो हम आते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। और उन्होंने बारहा कहा ये कि आप लोग बैठें, हमने आपको पोजीशन बता दी है बॉर्डर्स की, इंटरनेशनल हालात की, सिचुएशन की, आप बैठें, जो टाइम फ्रेम आपने इसके लिए रखना है वो रखें, जिस तरीके से करना है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है आप खुद फैसला कर लें। और इनकी एक और बात बताऊं आपको, उस मीटिंग में तो ये कहते हैं हमें तो बहुत लेट फोन आया और हम आ गए, कैसे भागे भागे सब पहुंच गए, अटेंडेंस फुल थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि उसी मीटिंग में फैसला हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली अब, और ये किसने कहा, ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, मैं इसलिए उनका नाम लेके बता रहा हूं कि आप उनका, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आर्मी का क्या किरदार है कि जी स्पीकर साहब की सरबराही में आप लोग कमेटी बना के इसको हल करें खुद, और जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। तो एक दिन छोड़ के अगले दिन मतलब हमें मैसेज आया सबको कि 4:30 बजे मीटिंग होगी पार्लियामेंट वाले कमेटी रूम नंबर 2 में, स्पीकर साहब की सरबराही में, इसी चीज़ के बारे में, जीबी के बारे में। सुबह वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हम नहीं आते। अगर ये बात करते हैं जमहूरियत की, फिर जब जमहूरियत वाले प्लेटफॉर्म में बुलाया गया तो इनमें से एक भी नहीं आया, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मोदी की वजह से इन्होंने नहीं किया। 2008 में अच्छा, एक मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ एज मिनिस्टर, 2008 में इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया लोगों को पीपल्स पार्टी ने, तो उसके बाद नून लीग ने दिया। आपको पता है कि जब खाकान अब्बासी गया था वहां पे जीबी ऑर्डर लेकर 2018 लोगों ने फाड़ के इसके मुंह पे मारा था, ऑन रिकॉर्ड है। एक ब्रेक हमने लेते हैं, जी ले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाजरीन। एक और भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और उन्होंने APC के बाद एक गुफ्तगू की, वो भी सुन लें ज़रा, और फिर हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आपने उनको हराया भी हुआ है। ज़रा सुनाइएगा जी। हम बड़ी सराहत के साथ कहना चाहते हैं कि आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे। आज आप अपनी पूरी निज़ाम को देखें, असम्बली जाली, आपका वज़ीर आज़म जाली, आज चेयरमैन सेनेट जाली, तो अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जाली लगता है। अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जाली हो जाए, उसका हुक्मरान भी जाली हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हैं हम वहां पर? मौलाना फजलुर रहमान साहब, असम्बली जाली, स्पीकर जाली, चेयरमैन सेनेट जाली, सब कुछ जाली। तो इसमें इनका बेटा भी जाली बैठा है, वो भी ना, वो भी तो इसी इलेक्शन में जीत के आया ना। वो को मुकालमा हुआ आर्मी चीफ से मौलाना? हाँ, ये भी वैसे ये पॉइंट वैसे आपसे मिस हो गया है। वैसे आपको वैसे काफी सारे पहुंच ही गए हैं, जो आपको इतनी सारा कुछ पहुंचा हुआ है जी। और चूंकि अभी ओपन हो गई है बात का, रशीद साहब और सबने ओपन की बात कर ही ली है, तो मैं जरा कौम को बताना चाहूंगा अब इस हवाले से कि आपके पास डिटेल गुफ्तगू। हाँ, वैसे उसमें ये हुआ कि जी ये जो बात हुई धांधली के बारे में, तो उसमें एक और बड़ी अच्छी बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। उन्होंने ये बोला कि देखें आज तक क्या हमने अप्रोच किया है आपको कि हम मिलते हैं आपसे, हम तो अब सिस्टम हमें बुलाता है तो हम आते हैं, लेकिन आप सिफारिशें करके भी हमें मिलने के लिए, पॉलिटिशियंस सबका काम है, किसी एक का नहीं कहा कि आप हमें मिलने के लिए बेकरार होते हैं और हमें मिलने के लिए आप ही हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं इसमें, हम तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था कुछ, तो ख्वाजा साहब ने तो एक और बात कही थी, उन्होंने तो ये कहा कि जब धांधली वाली बात चली तो उसमें चीफ साहब ने बोला ख्वाजा साहब आपका इलेक्शन वाले दिन कॉल आया था कि जी मेरे साथ धांधली हो रही है, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि ख्वाजा साहब फिक्र ना करें, धांधली की वजह से कोई नहीं हारेगा। कहते हैं आप असम्बली में बैठे हुए हैं, फिर तो मेरी बात सच थी ना, तो धांधली नहीं हुई ना। तो मौलाना साहब के बारे में यह है कि मौलाना साहब भी चीफ साहब को मिलने गए इलेक्शन हारने के बाद कि जी वही वाली रौनक मेरे साथ धांधली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, तो जब गए तो उधर फिर आर्मी चीफ साहब ने वो कहा कि ठीक है, अगर ये धांधली की हुकूमत है और धांधली है तो फिर आप इसको कहते हैं धांधली ज़दा, तो उधर से आप इलेक्शन भी लड़ गए फिर सदारत का, उसी असम्बली का जो धांधली है, धांधली पे आई है, जैली है, तो आप उस जैली असम्बली के सदर बनने के इलेक्शन भी लड़ पड़े। तो फिर ये क्या समय आ रहा है आपका कि उधर आप कहते हैं जैली है, उधर आप फिर इलेक्शन भी लड़ते हैं फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। और मौलाना फजल रहमान को तो मैं ये कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर तो 2002 से जो 8 तक असम्बली थी इनकी केपी में, उसमें शहीदों के लिए आर्मी को जमीन दी गई सूबाई हुकूमत की तरफ से। और GHQ के लेटर के ऊपर, मैं आज आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, GHQ के लेटर के ऊपर मौलाना फजल रहमान, इसका भाई अकरम खान दुरानी, इनको जमीनें दी गई वहां पर। ये कौन से शहीद थे या कौन सी जंग के गाजी थे, क्या खिदमत थी इनकी।
और क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने भत्ता मांगा, इन्होंने ये रिश्वत मांगी। ये रिश्वत है, ये रिश्वत दी गई इनको, जब ये लीडर ऑफ ऑन अपोजिशन रिकॉर्ड थे, है। ये जब वही जिसमें लीडर अपोजिशन थे और के पी की हुकूमत थी, वो जमीन डी खान में थी। मुतहदा मजलिस अमल की जी हुकूमत जी, थी, और वो जमीन डी खान में थी। लीडर ऑफ अपोजिशन मौलाना फजल रहमान थे, अकरम दुरानी वज़ीर आला थे, और ये ज़मीन डी खान डिस्ट्रिक्ट में थी, सूबाई हुकूमत की थी। और आर्मी ने, जो आर्मी हमेशा देती है अपने शहीदों के लिए ज़मीन चाहिए होती है, उसमें उन्होंने जब मांगी तो उसमें इन्होंने डिमांड की, ब्लैकमेलिंग की, भत्ता मांगा, रिश्वत मांगी। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1200 कनाल फी कास जो 6 मुरबे फी कास मिली है, और ये ज़मीन करोड़ों रुपए की ज़मीन है, कितनी एक मुरबा। ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने कई मीडिया के चैनल पे लाया भी हूँ, मैं आपको मज़ीद डिटेल दे दूंगा। तो ये अब मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि उस वक्त चलो दे दी, जो भी आर्मी चीफ था या मुशर्रफ था या जो भी मुशर्रफ साहब थे, था, ठीक है। अब कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी भी सूरत में इस तरीके से जमीन दे सकते हैं किसी को। उसमें पटवारी को मिली, कानून गो को मिली, तहसीलदार को मिली, सेक्रेटरी को मिली, SMBR को मिली, DC को मिली, उन सब से वापस वसूली हुई है। मौलाना फजल रहमान से क्यों नहीं हुई? हालांकि उनका तो चलो ये था कि वो चूंकि सिस्टम के हिस्से में वो सर्विसेज दे रहे थे, जमीन की बना बरारी करने में, इंतकाल चढ़ाने में। मौलाना फजल रहमान ने क्या किया था आखिर? तो इस पे केस निकाला जाए, इसने भत्ता लिया है, इसने रिश्वत ली है, उन्होंने दे दी। बट चीफ साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस केस में मौलाना को अंदर करें, और इसके अलावा मौलाना के असासे जो हैं इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि मैं डी खान का हूँ। मिनिस्टर साहब तो फिर नैब वहां क्यों चुप करके गुंगियां डाल के बैठी हुई है? तो मैं तो इसलिए कोई कह रहा हूँ कार्रवाई सर, नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने जो मुल्क को कमजोर करने के लिए बैरूनी दुश्मन के एजेंडे पे काम किया है, ये 4 इदारों को चाहिए कि क्वेश्चन करें। इसमें पहले फौज है, दूसरे नंबर पे अदलिया है, तीसरे नंबर पे नैब है, चौथे पे इलेक्शन कमीशन है। करें कन्फ्रंट, सामने आए इनके। मौलाना का शॉर्ट सुन लें। तो मौलाना साहब ने बता दूं, मौलाना के वाले साहब मुफ्ती महमूद हाँ साहब जी। जब DI खान आए थे, आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने देखा है। एक कमरे का कच्चा घर, दरवाजा नहीं था, चादर लगाई हुई थी। आखिर मौलाना आज भी कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं है। इतना पैसा कहां से आया मौलाना के पास, इसके भाइयों के पास, इसके बेटों के पास, इसके पास कोई आज भी कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, एक शॉर्ट सुनाते हैं ना का, वो फिर गुफ्तगू को हम जरा थोड़ा सा एक और तरफ भी। लेकिन मौलाना असद साहब ने कोई रिएक्शन नहीं शो किया उधर कि आप मेरे वाले साहब को क्या कह रहे हैं? मौलाना असद साहब ने ये कहा कि जी देखे, वो तो अपोजिशन ने एक वो कर लिया, फैसला कर लिया कि उनको उम्मीदवार बना दिया, तो इसलिए लड़ गए सदारत का। तो उसमें फिर जवाब एक ही था कि अगर फिर जीत जाते तो क्या आज प्रेसिडेंट हाउस में ना बैठे होते? सर, ये लोग जाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तो कौम का बच्चा जान गया है। जरा सुनाइएगा जी मौलाना फजलुर रहमान का शॉर्ट के। एक और चीज़ भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कुछ CPEC Part 2 आ रहा है और जितने भी डेवलपमेंट्स के अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, AJK में हैं, और उसको चाइना फाइनेंस कर रहा है और FWO कर रहा है, क्या उसको रोकना चाहते हैं? चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात गौर से सुने, वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए जी। हमारे इस अपोजिशन का बाकायदा एक नाम होना चाहिए। हमें हर तरह के सरकारी तकरीबात का बाइकआउट कर लेना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े मुल्क का सुपर पावर का मेहमान यहाँ आए। हमारी रिवायात ये हैं कि हम उन तकरीबात में चले जाते हैं, लेकिन हमें उनको मैसेज देना होगा कि हम इसको नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं समझते जो आपकी मेज़बानी कर रही है। लिहाजा हम ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपकी इस तकरीब में शरीक नहीं हो रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया ये। अब सर मैं आपको बताऊं 2 चीज़ें इसमें। पहली चीज़ मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मोदी की वजह से, इंडिया की यारी की वजह से आपको यह हक अभी तक नहीं मिला था। आज आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, इमरान खान, कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसने आपके लिए ये इकदाम उठाने के लिए तमाम माहौल भी बना लिया और सिस्टम को भी ठीक कर दिया। कश्मीर के लिए भी वैसे ही खड़ा है वो डट के। अब बात यह है कि सर पहले तो CPEC में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिलगित बल्तिस्तान को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कितना बड़ा जुल्म है कि एक वो एरिया जो करीब तरीन है, साथ है बिल्कुल, उनका हक नहीं बनता था क्या देने का कि वो सिर्फ बैठ के? अब शामिल है जी, अब हमने आगे शामिल किया है, हमने ज़मीन भी उसके लिए ले ली है, इंशाल्लाह उसको शुरू भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं कि सबसे कामयाब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का होगा। नंबर 2, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा कि कोई नैब के ज़मीन शमीन ली हुई है, तो नैब के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जनाब अगर आपके पास सबूत हैं तो वो आप नैब को क्यों नहीं देते? और दूसरा एक और बात कि वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है नैब की तरफ से
मौलाना असासों वाली। जी सारी। जो जमीन वाली बात है, ये जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था पिछली गवर्नमेंट में केपी में, तो उस वक्त हमारा इसी तरह का हमारा एक नेवी को जमीन दी उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर ने एएनपी टाइम में, तो उसको इस तरह जमीन दी गई उसको भी गिफ्ट में, तो वो उसमें नैब ने सजा किया उसको, फिर वो जेल गया, फिर जमानत पे रिहा हुआ। मुरीद मखदूम मुरीद काजिम उसका नाम था। तो उसके बाद मैंने एज मिनिस्टर पूरी केस बना के नैब को इन राइटिंग खुद लिखा था भेज के, शायद नीचे लेवल पे वो कहीं गायब हो गया हो। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ही मैंने भेजा, अगर नहीं पहुंच रहा तो मैं नैब को दोबारा खुद अप्रोच करके उनको भिजवा दूंगा। मैं खुद अप्रोच कर नहीं सकता हूँ ना सर, इससे जाहिर होता है कि हमारी नैब तक अप्रोच नहीं है, आपकी बात से जाहिर हो रहा है। मैंने लिख के भेजा, लेकिन चूंकि मेरी डायरेक्ट अप्रोच नहीं ना हम कर सकते हैं, एप्लीकेंट के तौर पे दे सकते हैं, तो वो तो मैंने किया है ना। लेकिन अगर जराए कह रहे हैं कि जी मैं दूं, मतलब उनको नहीं पहुंचे तो नीचे कहीं पे दबा दिए गए हैं, तो मीन हमारा नैब के ऊपर कोई जोर नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट अप्रोच करता। दूसरी बात जो है सर आपकी वो ये है फजलन मान कि साहब ने अभी कहा कि हमें नहीं कोई नोटिस मिला, वो मिल जाएगा। सी पैक पे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जी हमें फेट ऑफ में ब्लैक लिस्ट कौन कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है? इंडिया। वर्ल्ड बैंक हमें पैसा ना दे, एशियन डेवलपमेंट में पैसा ना दे, सारी कार्रवाई हमारे खिलाफ इंडिया कर रहा है। अब सी पैक में चाइना काम कर रहा है, और चाइना के साथ जाहिर बात है FW है फ्रंट लाइन पे, तो उसे नहीं काम करना है साथ। और ये जो नवाज शरीफ ने किया है, और ये जो स्पीच की है, और ये सारा जो इसका खुलासा था, बशमूल इन सब के APC में जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी, इवन एक पश्तूनों का बैठा हुआ है जो आया था इस नाम पे कि मैं पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाऊंगा, मैं पश्तूनों को हक दिलाऊंगा। PTM बनाई गई, नकीबुल्लाह मसूद के मरने पे बनाई गई, एक नौजवान जो फोत हुआ पश्तूनों का, आज वो बैठा हुआ है उस बिलावल के साथ कि जो इसके ऊपर दावा है मरने का, उसके बाप का, तमाम पश्तूनों का जो कराची में रहते हैं और जानते हैं, उसके साथ बैठा हुआ है बिलावल के साथ, ये उन्हीं के बंदे के साथ। दूसरी बात यह है कि बात पश्तूनों की अगर हो रही है तो मैं पाकिस्तानी पश्तून हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। मेरा ओरिजिन जहाँ से भी होगा, जितनी भी कौमें पाकिस्तान में बस रही हैं, 47 के बाद बसना शुरू हुई हैं, इनका ओरिजिन कहीं और से है, लेकिन आज मैं एक पाकिस्तानी पश्तून हूँ। मेरा पहला मुल्क पाकिस्तान है, मैं उसके लिए जान दूंगा। मेरी माँ वो है। ये जो कुछ लोग यहाँ बैठकर अपने आप को पश्तून कहकर अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पे खुश होते हैं, और बेसिकली वो भी इंडिया के थ्रू जो काम हो रहा है, एक बात बता दें, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, एक बात बता दें दुश्मन है कि जब फाटा को मर्ज करने का मामला था, उस वक्त भी 3 लोग थे जो इसके खिलाफ थे, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई, 3 लोग थे। और जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, ये कानून साजी नहीं हो सकी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ये कानून साजी हुई। एक और भी तस्दीक कर दें, आपने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस मीटिंग में नहीं थे, वो गलती से, आपकी लिस्ट पता नहीं आपने कहां से मिली है, गलती से नाम जब पढ़े हो सकता, मैंने नहीं कहा, ब्रेक में मैंने इसलिए आपको बता दिया, ये बता दिया उन्होंने कि शाहिद खाकान अब्बासी नहीं थे। अब ये बताएं कि अब गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी यही करैक्टर आ रहे हैं सामने, कि जो चीज़ एक इत्तेफाक हुई और बहुत अच्छे माहौल में हुई, तो उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले हैं, किसी ने नवाज शरीफ साहब को बताया होगा कि जनाब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो ये तीनों करैक्टर फिर आ गए हैं। देखिए जी, मैं तो पहले आपको कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इनको डिक्लेयर करता हूँ कि ये गद्दार हैं, ये इस कौम के गद्दार हैं, इस मुल्क के गद्दार हैं, इनके अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये उनके लिए इस मुल्क को बेच भी सकते हैं। अच्छा, एक बात इन पे एतमाद करना चाहिए। और आखिर में फिर वो बात करूंगा, सुने मेरी बात, कि इनके इदारे इनको आप हैं फेडरल मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर के मतलब होता है वफाकी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आप ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये गद्दार हैं, तो ये जो इनिशिएट करना है ये तो वफाकी वज़ीर क़ानून आपके फ़रोग़ नसीम साहब का काम है, वफाकी वज़ीर दिफा जो हैं परवेज़ खटक साहब का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, चेयरमैन नैब का काम है। तो ये सारा कुछ मूव तो आपने करना है, आपकी गवर्नमेंट ने करना है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट बैठ के ये कहे, अपनी ही हुकूमत को ये कह रही हो कि जनाब ये गद्दार हैं और इनके ख़िलाफ़ इदारे काम करें। तो ये तो वजारत दिफा, वजारत क़ानून, चेयरमैन नैब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने करना, बिल्कुल करना है। और हम इस पर इंशाल्लाह हमारे पास ठोस सबूत वाज़े तौर पे नहीं है इस तरह के, जिस दिन वो होंगे हम लोग अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, उसके बाद उस दहशतगर्द का जो हाल हुआ वो हमारे सामने है।
उस वक्त स्टेट हरकत में आई थी, उसी तरफ आ रहे हैं अभी रियासत भी। हरकत मैं जो में कह आई रहा हूँ ना थी। जी, ठोस तो सबूत। आज एक और उसी तरीके का एक मफरूर है, नहीं, मुजरिम फिर है, वे सजा बातें ना याफ्ता है, करें गद्दारी के तो और फिर गद्दार के, अगर आपके पास सबूत नहीं है। FIR इस तकरीर करवाएं। के बाद और कितने सबूत चाहिए? मैं उसी बात पे आ रहा और हूं, मैं उसी फजल बात पे आ रहमान ने रहा था। कहा ठोस कि सबूत। इंडिया ने कश्मीर में कर दिया है और हमने फाटा को कर दिया है। ठोस उस पर सबूत। आपने कौन सी कार्रवाई की है? इस पर सबूत कौन से चाहिए आप? जी जी, ठोस सबूत जो है ना जी, वो और प्रोसिक्यूशन में कि बंदा उसमें कन्विक्ट हो जाए, उसके लिए आपको बहुत ठोस सबूत चाहिए। हमारी पोजीशन वैसे ही बड़ी वीक है मुल्क में, आपके सामने ही है। 4 अभी डीटीएम बैंक से निकली हुई हैं, बंदा बाहर फिर रहा है। चलें ठीक है, उसमें मैं ये कहूंगा कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जिस तरह नवाज शरीफ अभी एक तकरीर की है,